इस मामलों के बहुत शुक्रिया कर्नल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। कर्नल त्यागी, आपसे समझना चाहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ क्या अब निर्णायक कार्रवाई का वक्त आ गया है? हमें कितना समय चाहिए इस प्रकार की कार्रवाई के लिए? जिस तरह का एनालिसिस रिपोर्ट, ग्राउंड पे युद्ध अभ्यास, नागरिकों के लिए मॉक ड्रिल्स ये वगैरह हो रही हैं, ये सब इनफ हैं? क्या हम सही रास्ते पर हैं या हमें प्रयासों को तेज करना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई का समय तो 26/11 के बाद भी आ गया था और फौज ने कहा भी था अगर उस टाइम एक्शन ले लिया गया होता तो शायद पहलगाम ना होता। खैर, समय आ गया है और मैं 2-3 बातें बहुत शॉर्ट में बताना चाहता हूं। सबसे पहले तो जो शहीद है, अगर वो शहीद होता है तो क्या वो समाजवादी पार्टी का, बीजेपी का या कांग्रेस का होगा? तो फौजी को पहली बात तो ये कि पॉलिटिकल पार्टीज में नहीं बंटना चाहिए सर। फौजी इज नॉट कन्फाइंड टू वन पॉलिटिकल पार्टी। दूसरी बात, आपने एक्सरसाइज की बात की कि साहब एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे। हम, मेरी आवाज आ रही है आपको? परफेक्ट आ रही है, बोलिए। अच्छा, तो बॉर्डर के ऊपर अगर हम किसी दूसरे देश के साथ एक्सरसाइज करते हैं तब तो हम अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए करते हैं, और जब अपने ही देश के बॉर्डर पे एक्सरसाइज करते हैं तो हम अपनी तालमेल को बढ़ाने के लिए करते हैं। एक इन्फेंट्री बटालियन की 4 कंपनी में भी आपस में तालमेल करने में समय लगता है, और यहाँ पे तो हमको आर्टिलरी का आर्मर से, आर्मर का इन्फेंट्री से, इन्फेंट्री का एयर सपोर्ट से, तो इसलिए ये तालमेल बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज की जाती है और डिफरेंट सिचुएशन पेंट की जाती है कि दुश्मन अगर इधर से आता है तो क्या, और तुरंत हमें अपने आप को चेंज करना है तो क्या। नाउ दीज आर कॉल्ड वॉर एक्सरसाइज। सुरेंद्र राजपूत जी ने आज इतनी बढ़िया बात कही है, मैं उनसे बहुत ज्यादा खुश हूं कि पाकिस्तान के प्रवक्ता को नहीं बुलाना चाहिए, और अगर बुलाएं तो कम से कम फौजियों को नहीं बुलाना चाहिए, उन फौजियों को जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्शन ना रखते हो। अब मैं 1971 की बात सब जानते हैं, पर मैं आपके दर्शकों को कहता हूं कि मान लीजिए वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है और उनसे कहा जाए कि आपको एक्शन लेना है। अब अगर हमें एक्शन लेना है, युद्ध लड़ना है, कोई लिमिटेड या टैक्टिकल इसमें लिमिटेशन नहीं है, तो हम ये भी सोचेंगे कि हम जब एक्शन लेते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई दूसरा देश आ जाए। और मान लीजिए अगर उसको भी कर लिया तो फिर ये भी सोचेंगे कि हमारे पास वार वेस्टेज रिजर्व कितना है, हमारी डिफेंस प्रोडक्शन कितनी है। मैं आज के आज अटैक कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन क्या मैं इसे 20 रोज तक, जो हमारा हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक बना हुआ है स्टैंडर्ड, क्या मैं इंटेंस वार में उतने दिन का डिफेंस प्रोडक्शन, यानी कि मेरी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की क्षमता, उनका रॉ मटेरियल, उनका पावर और उनके जो लेबर प्रॉब्लम से, क्या उन सब का ओके है? तो ये रेजोनेंस बिठाने में समय लगता है, और इसलिए चूंकि आर्मी के ऊपर छोड़ दिया गया तो अब आर्मी ये नहीं कह सकती, इफ एंड बट के चांसेस नहीं है। और फिर जो युद्ध है वो तो शुरू हो चुका है सर, ये तो बेकार की बात है ये कहना। हमने एक्शन लेना तो शुरू कर दिया है। आप मुझे ये बताइए कि क्या इंडस वाटर ट्रेटी को कितने युद्ध हो गए पाकिस्तान से, आज तक उसको अबेयंस में रखा गया? और अब लोग कहते थे कि अरे साहब, जब आप इंडस वाटर ट्रेटी को अबेयंस में रखेंगे, आपके पास तो डैम नहीं है, आपके पास तो रिजर्वायर नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अभी चेनाब के अंदर दो बैराज के अंदर जो स्लूइस गेट थे उनको आहिस्ता आहिस्ता लोअर किया गया, और ये सिर्फ दिखाया गया कि हम ये कर सकते हैं। अभी बहुत ज्यादा किया नहीं है, और वैसे भी अभी पाकिस्तान पे इमीडिएट इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये कल्टीवेशन सीजन है, ये सोइंग सीजन नहीं है। लेकिन अब हम इसे कर सकते हैं झेलम में भी, और ये हमने दिखा दिया कि यस वी कैन डू। वो हमने किया। क्या हमने उसका ट्रेड खत्म नहीं किया, और क्या हमने उसके ऊपर डिजिटल स्ट्राइक नहीं की? और अगर ये हमारी चीजें हवा में रही होती तो बताइए पाकिस्तान का ये हाल कैसे होता कि आज 1000 मदरसे पीओके में बंद कर दिए गए, कि उसमें जिसमें जहादी बनाते थे, जो वहाँ के होटल हैं, जो वहाँ के बैंकेट हॉल हैं, उनके अंदर फौज की, और तो और जो वहाँ का वो है
कब्रिस्तान में श्रीमान जी जनरल मुनीर या मौलाना मुनीर 2 दफा उसका दौरा कर चुके हैं और उन कब्रिस्तानों में अपने फौज थैंक यू के सर, बहुत शुक्रिया ठिकानों को आपका। एस्टेब्लिश कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे साथ कृपया